हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। दोबारा से आप लोगों का स्वागत है न्यूमेरिकल का दंगल इस सीरीज में। आपको सबसे पहले बता दूं कि दिसंबर 2025 का के लिए हमने क्रांति बैच लॉन्च किया हुआ है। इसमें आप अभी भी एनरोल करके अपना जो बैकलॉग है सारा कवर करके, वीडियो लेक्चर्स कवर करके अपने एग्जाम की तैयारी को और अच्छी बना सकते हो। और इसके अलावा जून 2026 के लिए भी हमारे जो बैचेज हैं वो लॉन्च हो चुके हैं यूजीसी नेट के लिए। इसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस पीजीटी, ईएमआरएस पीजीटी, लेक्चरशिप, इकोनॉमिक्स के तमाम कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है विद बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट फैकल्टी। आप अपने मन पसंदीदा कोर्स में इनरोल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है। डाटा दिया हुआ है सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का। यहाँ पे देखिए, हमको क्या दे रखा है, सेल्स दे रखी है, एडवर्टाइजमेंट दे रखी है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और यहाँ पे लाइकली सेल्स एस्टिमेट करनी है, यानी कितनी सेल्स होंगी अगर एडवर्टाइजमेंट इतना हो तो। ठीक है जी, तो जो क्वेश्चन देखकर दिमाग में पहली चीज आती है कि यहाँ पर हमको एक चीज गिवन है और दूसरी चीज निकालनी है, यानी कि ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन जो हम बनाते हैं, जिसमें एक चीज हमें गिवन है और दूसरा वेरिएबल हमको फाइंड करना होता है। ठीक है, ये लाइन पढ़कर साफ यहाँ से पता चल रहा है कि मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है और मुझे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है, जैसे कि हमारा रिग्रेशन इक्वेशन होता है। ठीक है जी, अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली सोचा जाए तो जो आपकी सेल्स होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड करती है, यानी कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर मैं ये इक्वेशन लगाती हूँ, सो लेट्स सी, जो मेरी सेल्स होती हैं ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, और ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सो सेल्स डिपेंड अपॉन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि सेल्स एक डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि सेल जो है वो एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड करती है और एडवर्टाइजमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी, तो यहाँ पर यानी कि मैं y को ले रही हूँ सेल्स एंड x को ले रही हूँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब उसने मुझे 10 करोड़, ये मतलब एडवर्टाइजमेंट दी हुई है इतनी, और मुझे यहाँ पे बाय यानी कि सेल्स पता करनी है, यानी कि यहाँ पर मुझे ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। और इन वैल्यूज को निकालने के लिए हम जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एंड x माइनस एक्स बार, ये वाला फार्मूला जो हम रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है जी, तो अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम चलें तो बी वाई एक्स मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं रेज कर रही हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखा था कि मुझे क्या निकालना है और क्या नहीं। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ पर बी वाई एक्स निकालना है, और जो चीज मुझे दी हुई है अगर मैं उस अकॉर्डिंग सोचूं, आप मेरी जो बुक है नेट इकोनॉमिक्स की उसमें भी ये वाले फार्मूले दिए हुए हैं, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई कोफिशिएंट्स के, है ना, कि जब मुझे बी वाई एक्स निकालना है तो उस पर एक फार्मूला लगता है, कोरिलेशन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, और अगर आपको बी एक्स वाई निकालना होता तो फार्मूला लगता दिस वन, है ना। तो ये आपका बी वाई एक्स, बी एक्स वाई निकालने के फार्मूले हैं। ठीक है, एक मिनट, ओके। तो अब हम यहाँ पे ये चीज हमको चाहिए, तो करिए वैल्यूज पुट। बी वाई एक्स निकालना है, कोरिलेशन 0.9 दिया हुआ है, और y का स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे 10 दिया हुआ है, जबकि x का 1.5 दिया हुआ है। ठीक है जी, अब आप पॉइंट से पॉइंट को काट दीजिए, तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा 3 3 का 9 एंड 3 5 का 15, देन 5 2 का 10, और बी वाई एक्स यहाँ पे मेरा आ गया 6। ठीक है, अब इस इक्वेशन पर हम सभी वेरिएबल्स अगर पुट कर दें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, y माइनस वाई मीन कितना है 40, बी वाई एक्स 6 है, और x माइनस एक्स मीन उसने दिया हुआ है 6।
ठीक है, y माइनस 40, 6x माइनस 36, सो इट वुड बी, अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है मुझे, यहाँ पे 10 पुट करनी है ना। सो इक्वल टू में मैं ले जा रही हूँ यहाँ से, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। सो y माइनस 40, 6 की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी, माइनस 36, y इज इक्वल टू 60 प्लस 40 माइनस 36। ठीक है, तो ये आ गया आपका 60 प्लस माइनस करके 4, तो y की वैल्यू आपकी यहाँ पर 64 आ रही है। देखिए, यानी कि सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, देखिए, कहते हैं गिवन u दिया हुआ है x प्लस टू वाई प्लस वन, यानी कि u की इक्वेशन दी हुई है, px दिया हुआ है, py दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है, ऑप्टिमम लेवल्स हमको एक्स वाई के फाइंड करने हैं। देखिए, लगाने को हम यहाँ पे लेग्रेंजियन भी लगा सकते थे, लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर भी इसमें यूज हो सकता है, पर लेग्रेंजियन मल्टीप्लायर से ज्यादा आसान तरीका है यहाँ पर, क्योंकि उसने ना बजट की ऑप्टिमम वैल्यू दे दी, मतलब बजट की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू उसने दे दी हमको कि दैट इज इक्वल टू 130। ठीक है, तो अब मैं आपको जैसे बताती हूँ, जो हमारा बजट इक्वेशन होता है ना, वो कुछ ऐसे बनता है, पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू बजट, बजट इज 130। क्योंकि उसने मुझे बजट की एग्जैक्ट वैल्यू 130 दे दी है, तो लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से भी आसान तरीका है इसको निकालने के लिए कि आप ना सिंपली यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यूज पुट करके देख लो, अगर तो ये इक्वेशन, ये चीज 130 के बराबर आएगी, वो एक्स वाई के सही जवाब होंगे, यानी कि मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लैग्रेंजियन वाला थोड़ा लंबा मेथड चले जाएगा, है ना। सो लेट्स सी, अब जैसे प्राइस ऑफ एक्स है, तो इट वुड बी 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय वाई 130। कौन सी वैल्यू, अब इसका आंसर फोर्थ है, मैं आपको फोर्थ वाला ही पुट करके वैसे दिखा देती हूँ, बाकी फोर्थ के अलावा अगर आप इन तीनों में से कोई भी पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी। ठीक है, पर अगर मैं फोर्थ वाला पुट करूंगी सो इट विल बी इक्वल। ठीक है, इट वुड बी 64 प्लस 66 इज इक्वल टू 130। 64 और 66 को प्लस करते हैं तो 130 आ रहा है, बिल्कुल बराबर है, यानी कि आपका सही जवाब फोर्थ है। अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लगता है कि भाई मुझे एक एक पुट करके देखना पड़ेगा या ऐसा कुछ, तो मैं आपको इसको लैग्रेंजियन से भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, नॉट इरेजिंग। चलिए, तो मैं आपको इसको लैग्रेंजियन से सॉल्व करके दिखाती हूँ, लेट्स सी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लैग्रेंजियन यूज करें तो इट वुड बी माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एक्स प्लस टू वाई प्लस वन माइनस लैम्डा, या प्लस भी लगा सकते हैं, सेम चीज है। यहाँ पर आएगा आपका सब्जेक्टिव फंक्शन, ये मैंने बताया हुआ है कि लैग्रेंजियन इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस या माइनस सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो हियर इट वुड बी पी एक्स इज 4, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 130 है, तो यहाँ पे एक ही इक्वेशन में हम उसको करेंगे, मतलब इक्वल टू को नहीं लेंगे, तो इट वुड बी माइनस 130 है ना, दूसरी साइड पर आके वो माइनस बन जाएगा, राइट। सो अब देखिए, x की रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डेरिवेशन करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा हमारा u, अच्छा, जब मैं x की रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो मेरा ये चीज जो है ये कांस्टेंट है, दिस थिंग इज कांस्टेंट y प्लस वन, बात समझे। अगर आपको और आसान भाषा में समझाऊं तो अगर मान लो मैं इसको वो करती हूँ, खोल लेती हूँ ब्रैकेट को, तो इट वुड बी एक्स वाई प्लस एक्स प्लस टू वाई प्लस टू, यही आएगा।
x को y से, x को 1 से, 2 को y से, 2 को 1 से, ऐसे। तो ये बन जाएगा इक्वेशन। अब इसकी अगर मैं डेरिवेशन करूं, एक्स वाई की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई आएगी, राइट। एक्स की डेरिवेशन 1 और इसकी 0 आएगी, आएगी ना। सो दैट मीन्स, ये सिंप्लीफाई करके समझाया मैंने आपको कि अगर मेरे पास x प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 है, तो यानी कि दिस थिंग इज माई कॉन्स्टेंट। आप 2x की डेरिवेशन क्या लिखते हो, 2x की डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में 2 लिखते हो, 2 लिखते हो, यानी कि ये चीज अगर मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, और दिस थिंग इज वेरिएबल एंड दिस थिंग इज कांस्टेंट, तो डेरिवेशन क्या आएगी, जैसे इसकी डेरिवेशन 2 आती है, कांस्टेंट आती है, तो इसकी डेरिवेशन भी कांस्टेंट y प्लस 1 आएगी। बात समझ गए ना, इस तरह से। प्लस अब यहाँ से आएगा 4 लैम्डा, ठीक है ना। x अगर सिंगल हो तो कांस्टेंट आपका डेरिवेशन आता है, तो 4 लैम्डा दिस विल, ठीक है। एंड यही चीज अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूं तो इट वुड बी x प्लस 2 प्लस 6 लैम्डा, ये चीज आएगी। और यही चीज अगर मैं लैम्डा के रिस्पेक्ट में करूं, 4x प्लस 6y माइनस 130 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल सकती है, y विल बी इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 6 लैम्डा माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पुट कर दें, if I will put the whole thing here, 4 4x कितना है, माइनस 6 लैम्डा माइनस 2 प्लस 6 कितने हैं, माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस 130, ठीक है। इट वुड बी 6 4 का माइनस 24 लैम्डा। इज डिफिकल्ट लग रहा है ना ये मेथड, पर मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कई बार उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता कि अगर आपको 130 की जगह उन्होंने 130 वैल्यू ना दी होती, ठीक है, आप इसको इस तरीके से ना निकाल सकते, तो उस केस में फिर हम लैग्रेंजियन यूज करते हैं। माइनस 24 लैम्डा एंड माइनस 8 माइनस 24 लैम्डा एंड माइनस 6 माइनस 130 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी आराम से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस 48 लैम्डा माइनस 14 इज इक्वल टू 130, ठीक है। So it would be minus 48 lambda is equal to 130 plus 14 and lambda की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आ जाएगी 144 ओवर 48। तो किस पर जाएगा भाई, ये 12 पर जाएगा, 12 4 का 48 एंड 12 7 2 का 14 7 1 का 12 12 का है ना, एंड 4 3 का 12, ये लो लैम्डा की वैल्यू आपकी -3 आ रही है। बस अब आप x एंड y की वैल्यूज यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ गई -6 माइनस कितना निकाला मैंने, 3 निकाला, -2 यानी कि -18, सॉरी +18 -2 कितना बचा यहाँ पे 16, है ना। x वुड बी 16 एंड यही चीज अगर आप यहाँ पे पुट करोगे इट वुड बी 11। बात समझ गए। सो दैट इज आल्सो ए वे टू फाइंड x एंड y वैल्यूज। पहले मैंने शॉर्टकट दिखाया था, अब मैंने पूरा उसका समझाया कि अगर हम पूरे इसको सही एक मेथड से करें तो जो लैग्रेंजियन है उससे भी आपका आंसर मैंने निकाल के बता दिया, ठीक है। आगे देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है मुझे। कंपनी ने अपना कॉस्ट दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, आपको एक्स यानी कि आउटपुट का वो लेवल यहाँ पे पता करना है जिस पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो मैंने क्या कहा था कि जब आपको प्रॉफिट का वो लेवल पता करना है, जहाँ पे आउटपुट का वो लेवल पता करना है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, आप सिंपली एम आर इज इक्वल टू एम सी कर सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट भी पता करना है तो फिर प्रॉफिट वाली इक्वेशन बनाइए, राइट। सो यहाँ पर यानी कि मैं सिंपली एम आर इज इक्वल टू एम सी यूज कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि रेवेन्यू भी दिया, कॉस्ट भी दिया। अब इसका डेरिवेशन करेंगे अगर हम x की रिस्पेक्ट में तो 3 आ जाएगा, इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए
कॉस्ट का डेरिवेशन 100 का 0 हो गया प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.015 से 2 को। मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लीकेशन पॉइंट वाली हो तो पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली करोगे 15 को 2 से तो 30 आ जाएगा। अब पीछे से 3 रकमों के बाद पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.030, ठीक है। 0.03 यू कैन राइट, है ना। और x पावर में से एक माइनस हो जाता है ना, x, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे तो सिंपली 3/0.03 x। तो अब पॉइंट ये काट कर ऊपर 100 आ जाएगा कि दो रकम, इट विल बी 100, 300/3। तो ये आपका 100 जो है ये आंसर आ रहा है, x विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी आ जाएगी एक बार, फिर से भूलेगी नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाएगा, यू कैन सॉल्व इट इफ यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। अब इसमें उसने क्या कहा है, इनमें से क्या पॉसिबल है, ए बी सी डी ई ऑप्शंस में से, ठीक है। पहला उसने कहा है ए बी इज गिवन बाय दिस, बी ए इज गिवन बाय दिस, ए बी इज। पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई इसमें नॉट डिफाइंड कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है दैट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रोज ऑफ बी मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स में मेरे यहाँ पे कितने, 2 कॉलम हैं, और बी मैट्रिक्स में कितने हैं, 2 रोज हैं, यानी कि ए बी आपका डिफाइंड है। यस, ए बी इज डिफाइंड, ठीक है। फिर अगर यही चीज मुझे बी ए की देखनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इफ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, तभी बी ए की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। क्या ये इक्वल है, बी में एक कॉलम है जबकि ए में रो कितनी है, 3 है, इट्स नॉट पॉसिबल। यानी कि आपका बी ए जो है ये डिफाइंड नहीं है, बी ए इज नॉट डिफाइंड, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए बी इज नॉट डिफाइंड, ये ऑप्शन हमारा गलत है। हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने का पहले प्रयास करते हैं, ठीक है। ए बी इज नॉट डिफाइंड गलत है, यानी कि सी आना नहीं चाहिए, सी सही जवाब नहीं है मेरा, है ना। सो दैट मीन्स ए को तो काट दो। अब डी बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली ए वाले को भी काट दो। अब बी एंड डी में से मेरा कोई आंसर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ए एंड बी, ए एंड ई के बारे में। लेट्स सी, अगर मैं ए बी को निकालने चलूंगी तो वो एग्जाम में आपके लिए ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, हम इतनी कैलकुलेशनों में क्यों पढ़े एग्जाम में, अगर आपका एग्जाम है तो हम सिंपली यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि ए तो ऐसे भी दोनों में आ रहा है, जो सही जवाब है ये दोनों में आ रहा है, कि ए तो पक्का सही ही है, तो उसको हल करने की एग्जाम में जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। एक सही स्ट्रैटेजी सॉल्व करने की क्वेश्चन आनी बहुत जरूरी है। तो यानी कि अब मैं सिर्फ चेक करती हूँ कि ए डी ही सिर्फ सही है कि ई भी सही है कि नहीं, यानी कि अब मैं ई को चेक करती हूँ। अगर स्मार्टर वे में देखें तो ए को चेक करने की नीड मुझे नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ई को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ई को चेक करने के लिए मुझे ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए के ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, ठीक है। इट वुड बी 1 2 4 एंड 3 8 0, और बी मेरा वैसे का वैसा 5 9 रहेगा। अब देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, क्या ये बराबर हैं। देखो इसमें कितने आपके हैं कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स हैं, और बी में आपकी रो कितनी है भाई, 2 रोज हैं, ये तो डिफाइन नहीं हो रहा। ए बी इज नॉट डिफाइंड, यानी कि ई तो मेरा सही नहीं आएगा,
है ना, ई तो मेरा सही नहीं आएगा। दैट मीन्स योर डी आंसर इज करेक्ट ओनली। ठीक है, तो एक ना क्वेश्चन निकालने का जो वो होता है ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को जब मैंने शुरू किया, मैं सबसे पहले ए बी सॉल्व करने बैठ जाती, आपका 1 मिनट गुजर जाता उसमें, बताओ कि आप आंसर तक शायद पहुंचने में बहुत लेट हो जाते, रेदर देन कि अगर आप ए ऑप्शन को सॉल्व करने की बजाय ये देखें कि हम डिफाइंड नोट डिफाइंड बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, तो पहले हम डिफाइंड नोट डिफाइंड का पता करके उस अकॉर्डिंगली आंसर फाइंड कर लेते हैं रेदर देन मल्टीप्लीकेशन, तो आप आंसर पर ज़्यादा जल्दी अप्रोच कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं आपको वैसे मल्टीप्लिकेशन समझा देती हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पर उसके लिए आई थिंक नीचे भी कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। चलो मैं समझा देती हूँ आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी, ताकि आप ये ना बोलो कि मैम ने मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखाई। ठीक है, सो यहाँ पे करते हैं, 1 मिनट यहाँ पे। तो ए है मेरा यहाँ पे 124 380 एंड बी है मेरा यहाँ पे 59। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब हमने देख लिया कि भाई ये डिफाइंड है यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अब करनी कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसा करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम से करेंगे, अपनी ये दिस वन इज फर्स्ट रो। ठीक है, इसको आप कॉलम से करेंगे कि 59 से करेंगे। दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का साइन लगेगा बीच में, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 ऐसी होगी। ठीक है, फिर आप सेकंड रो को कॉलम से करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 9। फिर आप थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो से करेंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये आपका आ जाएगा 9 3 का 27 प्लस 5 32, 72 प्लस 10 82 एंड 5 4 का 20, ये आ जाएगा आपका। देखो यही था आंसर, बिल्कुल यही था। समझ गए बात को। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे ना उसने कहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 दिया हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन क्या होगा। लेट्स सी, ध्यान से समझो क्या होता है। सेविंग फंक्शन पूछा उसने, दैट मीन्स अगर मैं मल्टीप्लायर का फार्मूला एमपीएस की रिस्पेक्ट में निकालूं, है ना, तो क्योंकि ये जो सेविंग फंक्शन होता है ना, इसका ये वाला जो एलिमेंट होता है ना, दिस इज योर एमपीएस, बेसिकली दिस इज योर एमपीएस। तो मल्टीप्लायर मैंने 4 लगाया, एमपीएस आपका आ गया 1/4, राइट, यानी कि 0.25 आएगा, 0.25 आपका एमपीएस आ रहा है। तो किस पे आ रहा है, ये इस पर आ रहा है। सो दिस वुड बी योर सेविंग फंक्शन, इसका ही एमपीएस 0.25 आ रहा है, यानी कि थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो, इट इज़ बेसिकली फार्मूला। ये फार्मूला मैंने आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लासेस में बहुत बार करवाया हुआ है एंड इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हुए हैं। न्यूमेरिकल का दंगल जो फर्स्ट सीजन हमारा चला था उसमें भी करवाए हुए हैं। दिस इज बेसिकली फार्मूला फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन, है ना। इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन का ये वाला आपका फार्मूला होता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला। टी माइनस, आपको क्वेश्चन भी इससे आ सकता है न्यूमेरिकल वाला, आपको ये सभी वैल्यूज गिवन होंगी, जस्ट पुट करना है। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि कौन सी चीज क्या है, यानी कि टी क्या है। टी यहाँ पे आपका होता है नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन कंज्यूमर और फाइनल कमोडिटी। टीआई आपका होता है नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इंपोर्टेड इनपुट। एआई आपका होता है रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इनपुट टू प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी इन एब्सेंस ऑफ टैरिफ। ये फार्मूला सेम मेरी बुक में भी है। ठीक है, सो इफ यू हैव टू गिवन, आपको वैल्यूज अगर दी होंगी तो फार्मूला ये फर्स्ट वाला फार्मूला इसका सही है, पता होगा, तो यू कैन सिंपली प्लग द वैल्यूज इन द फार्मूला एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए मैंने बुक से ही अपनी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, दिस इज अ फार्मूला बेसिकली। ठीक है, आगे देखो, कहते हैं एफ इफ एक्स इज ए, हाँ, एक्स पॉइजन वेरिएट है जिसका मीन लैम्डा है, तो बताओ x+1 इज, ये देखो ये कैसे करना है। अच्छा पहले तो पॉइजन वेरिएट जो है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हमको यहाँ पे ना फार्मूला पता होना चाहिए।
एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से समझिए बात को। देखो ये आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, दोबारा से लिख रही हूँ, दैट इज लैम्डा की पावर x, यानी कि लैम्डा इसमें होता है मीन आपका, ठीक है। आप इसकी जगह पर स्मॉल m भी यूज कर सकते हैं, की पावर x, e की पावर माइनस मीन होता है ना यहाँ पे, एंड नीचे हमारा x का फैक्टोरियल आता है। ज्यादातर हम जैसे मेरी बुक में इसको लिखा है और सोर्सेज में ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, m की पावर x देन e की पावर माइनस m डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल, ऐसे करके भी हम इसको लिख देते हैं, है ना। तो ये वो ही है फार्मूला, इट इज सेम थिंग बेसिकली, मतलब सेम है। तो अब यहाँ पर ये जो फार्मूला है, अब यहाँ पे ना उसने आपको दिया है कि बेसिकली ये जो आपका x है ना, दिस इज x प्लस वन, x प्लस वन। तो ऐसा करते हैं, x की जगह पर, क्वेश्चन में आपको x प्लस वन पूछा था ना, हम x की जगह पर x प्लस वन पुट कर देते हैं, ठीक है, x प्लस वन पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। अब उसने क्या कहा, हाँ x प्लस वन पूछा है, तो क्या बताओ अगर हम x प्लस वन पुट करते हैं तो इनमें से कौन सा आपका सही बनेगा, ये पूछा है उसने, ठीक है। सो लेट्स आई ट्राई टू सॉल्व, कि अगर इसको हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं तो हम आंसर तक अप्रोच कर सकते हैं क्या इनमें से किसी एक, ठीक है। तो एक मिनट, ये मैंने पुट किया यहाँ पे। अब देखो पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, x प्लस वन की वैल्यू, देखो उस हम इसको इफ इट बी फैक्टोरियल को अगर मैं ब्रेक करती हूँ, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले समझो, फैक्टोरियल का मतलब ऐसे 5 का फैक्टोरियल है, इट वुड बी 5 4 3 2 1, मतलब उससे छोटी छोटी वैल्यूज पर मुझे जाना है। तो x प्लस वन का फैक्टोरियल क्या होगा, लेट्स सी, x प्लस वन का फैक्टोरियल क्या होगा, x प्लस वन, अब x प्लस वन से छोटी कौन सी वैल्यू होगी, x होगी, एक्स होगी। अब एक्स के आगे भी बहुत बनती है, मतलब इसका कोई ये नहीं है कि खत्म हो गया एक्स पर, है ना। एक्स माइनस वन हो सकता है, फिर एक्स माइनस टू हो सकता है, तो यानी कि हमने यहाँ पर फैक्टोरियल को खत्म कर दिया, हमने सिर्फ दो ही स्टेप्स उसके किए हैं, यानी कि एक्स प्लस वन फैक्टोरियल का आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या, एक्स फैक्टोरियल, ब्रेक करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है लैम्डा की पावर एक्स प्लस वन एंड ई की पावर दैट इज माइनस लैम्डा आएगा ना यहाँ पर। तो अगर मैं इसको भी थोड़ा सा ब्रेक करूं तो हम x प्लस वन को ऐसे लिख सकते हैं दैट्स लैम्डा की पावर x मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, क्योंकि जब आप इसको इकट्ठा करोगे तो वो क्या बन जाएगा, लेट्स सी, मेरे पास लैम्डा x एंड लैम्डा है, तो इकट्ठा करके x प्लस वन बन जाएगा, लैम्डा की पावर x प्लस वन, क्योंकि इस लैम्डा की पावर वन है, जब मैं इसको इकट्ठा कर दूंगी तो लैम्डा की पावर x प्लस वन बन जाएगी, यानी कि आई कैन राइट, ब्रेक करके उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये बन गया मेरा, ठीक है। अब इसमें मेरा px क्या आया था, लेट्स फाइंड, कि इसमें ना मेरा px क्या था, ये था px। मैं ऐसा कर सकती हूँ px को अलग निकाल लें अगर यहाँ से, यानी कि लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एंड एक्स फैक्टोरियल, ये मेरा px है, ये मेरा px है। इसके अलावा 2 मिनट, मैं ना इसका नीचे स्टेप लिखती हूँ बिकॉज वो ना पूरा नहीं आएगा यहाँ पर, ये वाला स्टेप मैं नीचे लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे वो पूरा नहीं आएगा, आधा अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप कर रहे हैं हम। अगर मैं यहाँ से लैम्डा की पावर एक्स ई माइनस लैम्डा ओवर एक्स फैक्टोरियल को अलग निकाल लूँ तो क्या बचता है, बाकी और का क्या बचता है, लैम्डा बचता है एंड एक्स प्लस वन बचता है, एंड यूर दिस थिंग इज इक्वल टू, ये आपकी किसके इक्वल थी, अगर मैं एक्स पुट कर रही थी, एक्स प्लस वन की जगह एक्स ले रही थी तो उसकी इक्वल थी ये चीज, यानी कि दिस वुड बी योर आंसर, दिस वुड बी योर आंसर फॉर दिस, ये सॉल्व कर रहे थे हम, ये आपका आंसर बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वन, राइट।
इसमें अब देखो मुझे कैसे पता चला कि फर्स्ट इसका आंसर हो सकता था, बाकी 3 नहीं, क्योंकि जब मैं इसका ले रही थी ना, 1 मिनट, जब मैं ये चीज़ ले रही थी ना, पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ई माइनस लैम्डा ओवर एक्स फैक्टोरियल, तो इसमें ये था कि डिनोमिनेटर में तो मेरा एक्स है ना, तो ये उल्टा तो हो नहीं सकता किसी तरीके से, कि ऐसा तो है नहीं कि मैं एक्स प्लस वन पुट कर दूंगी तो किसी तरीके से एक्स ऊपर चले जाए, ये लैम्डा नीचे नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शंस तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज इतना बड़ा इक्वेशन जब मैं इस पर एक्स प्लस वन पुट करूंगी तो ये और बड़ा बन जाएगा बेसिकली, तो इसको इतने छोटे में से ब्रेक डाउन करना भी पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू कि हम इस वाले में ट्राई हो सकता है, ये बचा है मेरा, तो इस वाले में मैंने ट्राई करके देखा, वो आराम से कन्वर्ट होके आ रहा है। बट यू कैन अब पर रिमेंबर भी आप कितने रखोगे, मैं आपको अगर कहूँ कि भाई आप एक्स प्लस वन वाला भी ये याद रख लो, तो रिमेंबर भी हम कितने रख सकते हैं, याद भी हम कितने रख सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो एक्स प्लस वन की बजाय चाहे एक्स प्लस 10 क्यों ना लिख दे, तब भी आप एग्जाम में सही जवाब दे लोगे। पर अगर रट्टा लगा के चलोगे कि भाई सीधा सीधा हम याद रख लेते हैं कि पी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू दिस, है ना, तो इस तक ही सीमित रह जाओगे। कल को एग्जाम में 3+4 पूछ लेंगे तो यू कांट रिमेंबर, उसका नहीं पता होगा आपको। अगर सॉल्व करना आता है तो कुछ भी है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सॉल्व करना सिखाया है। तो ये देखो अब फिर से उसी तरह का मैट्रिसेस वाला आपका क्वेश्चन है ये। देखिए कौन सा इसमें से कहता है करेक्ट नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले ना हम एलिमिनेशन कर सकते हैं ऑब्वियसली, इजी वाला पहले करके देख सकते हैं इसमें, है ना। सेकंड वाला इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, एक ही सिलेक्ट करना है बीच में से हमको। चलो तो पहले हम इजी वाला करके देख लेते हैं। तो इफ आई सिंपली प्लस कैसे करते हैं भाई, दो मैट्रिसेस को प्लस करना बहुत आसान है। दैट इज 2 + 2 विल बी इक्वल टू 4, 0 + 1 1, 3 + 0 3 एंड 4 + 5 9, ये आ जाएगा। और इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो इट वुड बी 4319 आ जाएगा। दैट मीन्स सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट सॉल्व करके देखते हैं हम, अगर ए का ट्रांसपोज कितना आएगा 2304 और बी मेरा वैसे का वैसा 2105। कैसे मल्टीप्लाई करना सिखाया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, राइट, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिफाइंड की है पूरी तरह से, बिकॉज ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर 2x2 की मैट्रिक्स है, बिल्कुल डिफाइंड है। तो हम सिंपली मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 2 × 2 प्लस 0 × 1, है ना। अब इस फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से करना है, ध्यान से देखो, 2 × 0 प्लस 0 × 5, यानी कि फर्स्ट रो को पकड़ना है फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड। अच्छा इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं सिंपली, दैट इज 1 2 ए सॉरी 1 1 1 2 A21 A22, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई पहले वाले में मेरा क्या आ रहा है 1 1 1 1 का मतलब कि इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम यही आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 यानी कि इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, ऐसे आ रहा है। A21 यानी कि इसका अब सेकंड रो आएगा तो इसका फर्स्ट कॉलम आएगा, राइट। A22 यानी कि इसका भी सेकंड रो, इसका भी सेकंड रो आएगा 3 4, इसका भी सेकंड कॉलम 0। यू कैन रिमेंबर, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। A21 यानी कि इसका सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3/2 प्लस 4/1, देन 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज 3/0 प्लस 4 × 5, it would be 4 + 0 6 + 4 0 + 0 0 + 20, यानी कि ये आपका आ रहा है 4 10 0 20। पहले वाला बिल्कुल सही है, देखो ध्यान से, अगर आपको पता है पहले वाला सही है दैट मीन्स 3 वाला 100% गलत है, क्योंकि अगर ए ट्रांसपोज भी ये है तो ये वाला तो होएगा नहीं, है ना। तो थर्ड आपका सही आंसर आ जाएगा बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट। क्लियर, फिजिकल डेफिशिट
अभी तो इसके काफी सेशंस लगेंगे, बट आई कैन सी। चलो ये वाला लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है, फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो ऑफ दैट इकोनॉमी वुड बी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, या इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली फार्मूला लगाएंगे फिजिकल डेफिसिट का। फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। इस फार्मूले को एक तरीके से नहीं, दो तीन तरीकों से हम लिख सकते हैं। आई विल राइट ईच एंड एवरी वे टू राइट फिजिकल डेफिसिट हियर। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट एग्जैक्टली क्या होता है कि कितनी बोरोइंग की नीड है बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। अब जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है बटा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक मिनट, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में टोटल रेसिप्ट्स आपकी बटी होती हैं रेवेन्यू रेसिप्ट्स एंड कैपिटल रेसिप्ट्स में, राइट। समझ लीजिए सारी चीजें, सारे कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गए, जैसे एसेट्स वगैरह कोई बनाने, जैसे कि फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गई सैलरीज जो गवर्नमेंट दे रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। एक एक एग्जांपल सबकी सिंपली ले लेते हैं। रेवेन्यू रेसिप्ट्स में आ गई, जैसे आपकी टैक्सेस से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है। कैपिटल रेसिप्ट्स में आ गई बोरोइंग गवर्नमेंट की, ठीक है जी। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कैपिटल रेसिप्ट का जो एक पार्ट है बोरोइंग, वो आपके फिजिकल डेफिसिट में एक्सक्लूड रहता है, ठीक है। बजट डेफिसिट का फार्मूला हम लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, उसमें हम बोरोइंग को एक्सक्लूड नहीं करते पर फिजिकल डेफिसिट में करते हैं, ठीक है जी। सो अब इस फार्मूले को अगर मैं थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड टोटल रेसिप्ट्स का मतलब हो गया आपका रेवेन्यू रेसिप्ट्स एंड कैपिटल रेसिप्ट्स। पर हम जो कैपिटल रेसिप्ट्स है उसमें हम बोरोइंग को एक्सक्लूड कर रहे हैं। सो लेट इट हियर कि आपको जो है उसने बोरोइंग कितनी दी हुई है, रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है, फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है, हाँ। तो इफ वी अज्यूम सिंपली कि आपका कैपिटल रेसिप्ट इज इक्वल टू बोरोइंग, मतलब जितनी भी कैपिटल रेसिप्ट, क्योंकि बोरोइंग इज ए बेसिकली मेजर पार्ट ऑफ कैपिटल रेसिप्ट। इफ वी अज्यूम कि कैपिटल रेसिप्ट आपकी बोरोइंग्स ही है, तो वी विल नॉट राइट हियर कैपिटल रेसिप्ट बिकॉज इट इज एक्सक्लूडिंग इन द फार्मूला। फार्मूले से एक्सक्लूड करते हैं हम बोरोइंग को फिजिकल डेफिसिट में, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज इट इज। अब यहाँ पे अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलग कर लूँ एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स ले लूँ, तो ये चीज आपकी किसके इक्वल होती है, ये चीज आपकी इक्वल है रेवेन्यू डेफिसिट के, राइट। दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट्स, यानी कि इट इज रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है जी। सो फिजिकल डेफिसिट आपको कितना दिया हुआ है, 7% दिया हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पता करना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना दिया हुआ है भाई, रेवेन्यू डेफिसिट 3% दिया हुआ है।
तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालूं, इट वुड बी 4%, राइट, इट वुड बी 4%। तो मैंने निकाल लिया और साथ में आपके काफी सारे कंसेप्ट भी क्लियर करवा दिए। क्लियर? ठीक है जी, तो बाकी नेक्स्ट सेशन में करते हैं।